बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पार्ट 11 हम करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ख़ास चीज़ इसमें समझा दूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये भी सीख लीजिए। बुक में कोई इसके हवाले से ख़ास बात नहीं बताई गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें इसके हवाले से एक सवाल भी है इसमें। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यूज़ को देख लें, इसी में ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आ जाएगा। एमसीक्यूज़, पहला जो एमसीक्यूज़ है पेज नंबर 55 पे आपसे पूछ रहा है जिंक का जो आयन है वो कलरलेस है। क्योंकि जिंक का आयन जो है वो कलरलेस है क्योंकि उसका 3D ऑर्बिटल जो है उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सी है। एक्सप्लेन जो है वो कुछ भी नहीं करूँगा मैं इसके अंदर, क्योंकि वीडियो उसके अंदर मैं सब एक्सप्लेन कर चुका। जो नहीं कर चुका सिर्फ वही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि जिंक आयन जो है वो कलरलेस इसीलिए है क्योंकि उसका 3D ऑर्बिटल्स जो हैं उन सब में क्या है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। और कलरफुल होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है भाई। नंबर 2 जो है इसके अंदर सेकंड वाला, उसमें बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। ये है जो समझाने वाला है, मैं बताऊंगा। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, इन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर ये Na4 है। ठीक है, और इसके अंदर ये आ गया कोबाल्ट, और उसके बाद ये ऑक्सिलेट आयन है C2O4, ये ऑक्सिलेट आयन है। ठीक है, 3 आयन है ये इसके अंदर। इसके अंदर इस कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर ये जो कोबाल्ट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है। यहाँ इसने ऑप्शन दिए हैं 3, 4, 6 एंड 7। इसके अंदर C है। ठीक है, 6 जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कैसे पता कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? अगर आप विकीपीडिया पे इधर उधर कहीं जाएंगे तो वो आपको ये बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर असल में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है जिसने इस सेंट्रल मेटल एटम को घेरा हुआ होता है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम जो कोबाल्ट है इसको घेरा हुआ है इन 3 ऑक्सिलेट आयंस ने। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर इस हिसाब से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 आयंस हैं जिन्होंने इसको घेर रखा है। समझ में आ रही है बात आपको? ये डेफिनेशन मिलेगी आपको विकीपीडिया तक पे, ये डेफिनेशन मिलेगी और सही है। और मैंने जो डेफिनेशन बताई थी कोऑर्डिनेशन नंबर की, मैंने इसमें बताई थी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं जो बने हुए हैं इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब इसमें जो है वो ये जिसको हम क्या कहते हैं, ये ऑक्सिलेट आयन, ये बेसिकली क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं ना, लिगेंड। तो ये 3 लिगेंड जो लगे हुए हैं, 3 आयन जो लगे हुए हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है हम देखेंगे कि 2-2-2 करके, यानी कि टोटल 3 आयंस के अंदर, 3 ऑक्सिलेट आयंस के अंदर 6 एटम ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ। समझ में आ गई बात? आप क्या कहा मैंने कि इन 3 आयंस के अंदर 6 जो है वो एटम हैं जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इस कोबाल्ट के साथ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6 हुआ, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है भाई। किस तरह से, ये देखें, एक जो है हमारे पास यहाँ पर ये C2O4, इसको अगर मैं आपके सामने बनाऊँ तो ये इस तरह से बनेगा, C और इसके साथ C, और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड O, और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड O, यहाँ पर भी O।
यहाँ पर भी O, 2 कार्बन के साथ 4 है ना, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ऑक्जेलेट आयन है, -2 इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ, ये रहे वो, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। तो ये एक ऑक्जेलेट आयन है। यहाँ पर कितने ऑक्जेलेट आयन हैं? 3 ऑक्जेलेट आयन। तो ये एक ऑक्जेलेट आयन है और इस एक ऑक्जेलेट आयन ने 2 जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए इसके साथ। फिर दूसरा जो इसी तरह का एक और ऑक्जेलेट आयन होगा, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम हैं, उन्होंने भी 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए, एक इसने बना रखा है, एक इसने बना रखा है। इसी तरह का एक और जो है, क्योंकि 3 है ना टोटल, 3 ऑक्जेलेट आयन है, तो दूसरा जो ऑक्जेलेट आयन होगा उसमें जो 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे उन 2 ने जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, और तीसरा जो ऑक्जेलेट आयन होगा उसके अंदर जो 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे उन दोनों ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होंगे। तो एक ऑक्जेलेट आयन के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे ऑक्जेलेट आयन के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरे ऑक्जेलेट आयन के अंदर मज़ीद 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह कितने हो गए? ये 6 हो गए, ठीक है भाई। तो ये डेफिनेशन परफेक्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स जो बना रखे हैं लिगेंड्स के अंदर मौजूद एटम्स ने इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इस डेफिनेशन को ज़हननशीन कर लें, नहीं समझ में आई वीडियो बैक करके दोबारा सुनें, अपने अल्फाजों में इसको लिखें, क्योंकि ये बहुत अहम जो है ना वो टॉपिक है। इसके हवाले से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइंड आउट द और कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है इस ऑक्जेलेट आयन का वो इस तरह से, ठीक है। ये बात थी समझाने वाली। अब आगे जो है वो समझाने वाली क्या है, तीसरे में बात कर रहा है, तीसरे MCQs के अंदर बोल रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड अमंग द फॉलोइंग। बाइडेंटेट लिगेंड जो है इनमें से कौन सा है? तो ये बी जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बी वाला, ठीक है, जिसको ऑक्जेलेट आयन ही कहते हैं, C2O4, जो कि अभी जिसको हमने डिस्कस किया। चौथा MCQs जो है इसके अंदर अ हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा हाईली जो पैरामैग्नेटिक आयन है वो कौन सा है? तो वो बी है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, और वो क्या है? Fe+3। Fe+2 नहीं है, CO+2 नहीं है, Cr+3 नहीं है। वजह क्या है इसकी? ये क्यों हाईली पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जिस आयन के पास, जिस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही हाईली जो है पैरामैग्नेटिक होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये जो आयन है दूसरे आयन्स के मुकाबले में ये जो है आयरन का आयन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, इसलिए ये हाईली पैरामैग्नेटिक है, ठीक है भाई। नंबर 5 जो है इसको भी देख लें आप। इसमें आपसे बोल रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो ये तो आसान सा है, ये C है +6 जो है, ये याद करने वाली चीज़ है, इसलिए इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। 6 में कह रहा है द एलिमेंट इज़ नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये D है, मैंगनीज़ जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। नंबर 7 जो है इसके अंदर द स्टील इज़ टिपिकली यूज्ड इन मेकिंग फ्राई पान्स। स्टील की कौन सी टाइप है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं फ्राइंग पान्स बनाने के लिए? तो ये D है, एलॉय स्टील, ये स्टील की टाइप है, D एलॉय स्टील, ठीक है भाई। उसके बाद जो हमारे पास 8वें नंबर वाला है, 8वें नंबर में हमारे पास द स्टेप विच इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कैल्कोपायराइट और इन द एलिमिनेशन ऑफ गैंगियो इम्प्यूरिटीज इस। कौन सा स्टेप है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस पर पूरी वीडियो मौजूद है। तो ये A है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ये वाला स्टेप है जिसमें गैंगियो पार्टिकल्स जो हैं वो कैल्कोपायराइट्स और से अलग हो जाते हैं। नंबर 9 जो है इसको भी देख लें आप।
नंबर 9 में 5D सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये लेंथेनम से मर्क्यूरी तक है, तो ये सी है, लेंथेनम टू मर्क्यूरी। ठीक है भाई। नंबर 10 जो है इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इन एयर गिव द फॉलोइंग ऑक्साइड, तो ये भी याद करने वाला है। ये डी है, मैंगनीज ऑक्साइड, डी है ये मैंगनीज ऑक्साइड, Mn3O4। ठीक है भाई। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, वो हम कर चुके। अगर आपको ये देखना है तो 6A पार्ट का पार्ट 2, 6A पार्ट का पार्ट 2, 6A पार्ट का पार्ट 2 जो है ये आप देखिए, इसके अंदर इसका जवाब मैंने दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ये कर लेते हैं अभी। और इन रीजंस के अंदर भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ जो है वो आपको डायरेक्ट जवाब लिखवाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुका। गिव रीजंस, रीजंस आपको देने हैं, रीजंस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसका पहला जो है इसमें आपसे बोल रहा है, वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्यों जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है भाई। तो इसका आंसर नोट कर लें। इसका आंसर क्या है, बिकॉज ड्यू टू द वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, ड्यू टू द वेरी स्मॉल energy difference, due to the very small energy difference between 4s and 3d, between 4s and 3d। और इस स्मॉल एनर्जी डिफरेंस का रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स, 3d एंड 4s orbitals take part in chemical bonding, take part in chemical bonding। ठीक है भाई। तो बहुत थोड़ा फ़र्क है। ठीक है। 4s और 3d ऑर्बिटल्स के दरमियान एनर्जी का, तो इसकी वजह होती है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जो वैरायटी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, इतनी सारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, इसमें जो वैरायटी है आपके पास, क्यों आखिर हर ट्रांजिशन मेटल जो है उसकी इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हर ट्रांजिशन मेटल जो है उसके अंदर ये 4s और 3d जो ऑर्बिटल हैं, इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है, और ये 3d और 4s ऑर्बिटल्स जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। अगला जो है हमारे पास सेकंड वाला, इसके अंदर आपसे बोल रहा है ये, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म एलॉयज़, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके पास ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि ये बनाते हैं क्या, एलॉयज़। क्यों बनाते हैं भाई, इनके पास वजह क्या है, तो इसका आंसर नोट कर लें आप। इसका आंसर क्या है, बिकॉज देयर सिमिलैरिटी इन एटॉमिक साइज, देयर सिमिलैरिटी इन एटॉमिक साइज। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इनके एटॉमिक साइज़ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है भाई। यही वजह है कि ये जो है, और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इनके एटॉमिक साइज़ जो इतने मिलते जुलते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है,
इसका रिजल्ट निकलता है, ये जो चीज़ होती है वो एनेबल देम, इनको इस काबिल बनाती है टू मिक्स के ये मिक्स हो सके ईज़िली, आसानी के साथ, ईज़िली विद वन एंड अदर। ठीक है भाई, विद वन एंड अदर। ठीक है, ये वजह है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है वाई कॉपर आयन इज़ ब्लू बट जिंक आयन इज़ कलरलेस, कि कॉपर का जो आयन है ये तो ब्लू है, लेकिन जिंक का जो आयन है ये क्या है, कलरलेस है। ये अभी आ भी चुका है एमसीक्यूज में, कलरलेस है। इसका जवाब दे दीजिए, आंसर नोट कर लें भाई। इसका आंसर क्या है, बिकॉज कॉपर आयन because copper ion has unpaired electron, while जबकि zinc ions has no unpaired electron। ठीक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। चौथा रीज़न, वाई क्रोमियम एग्जिस्ट इन 4s1 3d5। क्रोमियम के बारे में बात हो रही है, एक्सेप्शनल केस है, याद आया आपको। क्रोमियम जो है 4s1 है ये और 3d5 है, ठीक है, बट नॉट इन 4s2, बट नॉट इन 4s2 3d4। क्रोमियम जो है वो 4s3d में मौजूद है, लेकिन 4s2 3d4 में मौजूद नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, आंसर नोट कर लें इसका। आंसर, पहले ये लिख लें, फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि अगर हम देखें कि मैटर एटम्स को अगर स्टेबल होना है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए, एटम्स की मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, टू पॉसिबिलिटीज़, दो चीज़ें अगर होंगी तो एटम जो है वो स्टेबल होगा। कौन कौन सी हैं दो चीज़ें, एक तो ये कि ईदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल्स जो हैं उस एटम के ऑर्बिटल्स या तो सारे के सारे हाफ फिल्ड हों, वैलेंस शेल वाले, या फिर फुल फिल्ड हों। इस सिचुएशन के अंदर जो है सारे के सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं क्रोमियम को, जबकि इस पोजीशन में जो है वो सारे हाफ फील्ड नहीं मिलते, एक हाफ फील्ड में, एक फुल फील्ड मिलता है और बाकी हाफ फील्ड मिलते हैं, ठीक है। तो यही वजह है, ठीक है भाई। फॉर स्टेबिलिटी ईदर ऑल पॉसिबल, बट 4s1 3d5 all has unpaired electron, all has unpaired electrons, while 4s2 3d4 has one full-filled and other half-filled
filled orbitals। ठीक हो गया भाई, ये आ गया इसका जवाब। आखिरी देखते हैं, फिर इसके अगले पार्ट के अंदर हम बाकी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। नंबर 5, इसमें बोल रहा है वाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जिंक इज लीस्ट इन 3D सीरीज। बाइंडिंग एनर्जी जिंक की जो है वो लीस्ट सबसे कम है इन 3D सीरीज। इसका जवाब लिख लीजिए, because down the group bonding energy reduces डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे तो बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है भाई। और अगर हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो अच्छा, सीरीज़ की बात हो रही है ना, डाउन द ग्रुप वाली बात नहीं होगी, इसको हटा दें। ठीक है, बिकॉज डाउन द ग्रुप बॉन्डिंग एनर्जी रिड्यूसेस एंड जिंक एट द बॉटम। इसमें यह है कि यार इसको देख लूँ एक मिनट, इसने तो मुझे परेशान कर दिया। डाउन द ग्रुप वाला जिंक का मसला नहीं है, 3D सीरीज़ का पूछा है ना इसने, 3D सीरीज़ का बाइंडिंग एनर्जी। पीरियड की अगर हम बात करें तो सीरीज़ जो है वो लेफ़्ट टू राइट चलेगी, और सीरीज़ में इसने बताया है पेज नंबर 37 के ऊपर। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी इज़ हायर देन दैट ऑफ अदर एलिमेंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू देयर आउटर मोस्ट। द बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज। चलें इसको मैं अगले पार्ट के अंदर बताता हूँ आपको। ठीक है ना, तसल्ली से ज़रा इसको देख लूँ। इसमें थोड़ा सा एक जादू मंत्र निकल आया, लेकिन इतना भी डेंजरस नहीं है। ठीक है भाई, तो ये पार्ट 11 हो गया। पार्ट 12 के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी की चीज़ें करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।